रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो यंग यूरोप की स्थापना जो हुई थी, इसमें ऑप्शन जो दिख रहा है 1928, 1929, 1930, 1931, ये ऑप्शन चारों गलत है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? 1834 में मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? इटली में राष्ट्रवाद को जन्म किसने दिया? तो इटली में राष्ट्रवाद को जन्म मेजनी ने दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन माना जाता? एकीकरण का मसीहा किसे माना जाता था? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को माना जाता था। तो देखिए मेजनी से रिलेटेड कितना क्वेश्चन होंगे। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता मेजनी, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी, यंग इटली की स्थापना मेजनी, इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? अब यहाँ से क्वेश्चन बदल गया। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी था। कौन था? गैरीबाल्डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जैसे अभी हम लोग रहते हैं एशिया महादेश के अंतर्गत, तो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इटली एवं जर्मनी में वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कौन से? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। कौन था? बिस्मार्क। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। फिर अगले क्वेश्चन बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? है ना। तो ऑस्ट्रिया। देखिए एक ऑस्ट्रेलिया देश था, एक ऑस्ट्रिया देश था। तो ऑस्ट्रिया जो था वो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, है ना। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो ये क्लियर है कि बिस्मार्क जो था वो इटली के एकीकरण से संबंध नहीं था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति जब हुई तो इसका एक कारण था। आखिर वो कौन सा कारण था? प्रजातंत्र था, या निरंकुश शासन था, या गिरफ्तारी का पत्र था, या फिर मनसबदारी प्रथा थी? देखिए प्रजातंत्र तो था नहीं, गिरफ्तारी का पत्र था नहीं, मनसबदारी व्यवस्था था नहीं, तो ये एक ही था निरंकुश शासन। कौन सा? निरंकुश। निरंकुश शासन के बारे में हम चंद वर्ड बता दें कि निरंकुश उसे कहा जाता है जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सके, है ना, उसी को निरंकुश कहा जाता था। तो फ्रांस के राजा लोग पर कोई अंकुश लगा नहीं सकता था, जो चाहते थे वो करते थे, इसीलिए ये निरंकुश शासन जो है क्रांति का प्रमुख कारण बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की? तो ये संविधान सभा में घोषणा की थी। कब की थी? संविधान सभा में।